हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रतीक सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं द अर्निंग पॉइंट में। बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास। दिसंबर 2017 के पेपर का डिस्कशन हम जो है स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी के सवालों से स्टार्ट करेंगे। जितने सवाल होंगे उनको सिस्टमेटिकली लेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ में और ट्रिक के तरीके से डिस्कस करेंगे किस तरह से सवालों को जल्दी अटेम्प्ट किया जाए और क्या तरीका रखा जाए कि हमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सके कम से कम समय में इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा। पार्ट बी का सवाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक, अब की बार क्या करते हैं, पहले पार्ट सी लेते हैं देन फिर पार्ट बी पे आएंगे। ठीक, पहले पार्ट सी से स्टार्ट करते हैं, बड़े सवालों को पहले लेते हैं। ठीक है, तो हम जो है पार्ट सी से स्टार्ट करते हैं। ओके, दिस इज द पार्ट सी। सो हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर कौन सा है सबसे पहले, या द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81। पार्ट सी जो हमारा है वो 81 से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द क्वेश्चन, आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। देख लेना विजिबल हो रहा है सारे ऑप्शंस के साथ कि नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है तो थोड़े से देख लेते हैं। ये बिल्कुल अब शायद शायद विजिबल हो रहे हैं ऑप्शंस, तो यहाँ पर सारे नहीं विजिबल हो रहे हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ये विजिबल हो रहा है, हमारा सवाल विजिबल हो रहा है। देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। दैट इज दिसंबर 2017 का पेपर उठा रहे हैं। दिसंबर 2017 का पेपर उठा रहे हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले पार्ट सी से। पार्ट सी से स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सबसे पहला सवाल ऑर्गेनिक का जो है वो क्वेश्चन नंबर 81 है मेरे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल हमारा कुछ ऐसा है, देखिए इस तरीके से है। और बिल्कुल देखिए, एक बात आप साफ साफ समझ लीजिए, सवाल को करने से पहले सवाल को समझना बहुत जरूरी होता है। और सवाल को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप थोड़ा सा दिमाग अपना लगाएंगे। आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक दो डबल बॉन्ड कंजुगेटेड फॉर्म में मिल रहा है, एक सबस्ट्रेट जिसमें दो डबल बॉन्ड का आपस में कंजुगेशन है, यानी एक कंजुगेटेड डाइन आपको दी गई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा ये सबस्ट्रेट है वो एक डाइन है। ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये एक कंजुगेटेड डाइन है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी साइक्लोएडिशन में या किसी भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पेरिसाइक्लिक का सवाल है। क्या आपके कोई यहाँ डाइनोफाइल दिया है, चेक करते हैं। बिल्कुल आपको साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ पे एक डाइनोफाइल दिया गया है। देखिए एक डाइनोफाइल यहाँ दिया गया है, वो डाइनोफाइल भी यहाँ लिख लीजिए ऐसे। वो डाइनोफाइल भी क्या करिए यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए, इसको इसके साथ जोड़ना है मेरे बच्चों। तो जब आप इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो एक बात साफ साफ समझ में आ रही है कि ये बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर हमें क्या करना है। हमें यहाँ पर जो है वो एलडीए और टीबीडीए में सीएल लगाना है पहले, उसके बाद फिर जो है हमें ये लगाया गया है हीट के फॉर्म में। तो ये साफ साफ समझ में आ गया कि ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, क्योंकि हमें जो डाइन डाइनोफाइल वाली बात है वो समझ में यहाँ पर आ रही है। तो पहले क्या करते हैं बच्चों, पहले यहाँ पर हम ये जो हमने लिया है TBDMSCl इसके साथ बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर LDA TBDMSCl दिया गया है, तो क्या करेगा देखिए, पहले इसके साथ हम LDA लेंगे, LDA इस्तेमाल करेंगे तो पहले लिथियम इनोलेट बनेगा। इसका क्या बनेगा, लिथियम इनोलेट बनेगा। बना लीजिए इसका लिथियम इनोलेट। यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं O, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, इसका लिथियम इनोलेट बना लीजिए ऐसे O माइनस Li प्लस। ठीक, Me यहाँ लगा दीजिए। ये सब कुछ जैसा था वैसे ही लगा दीजिए, इसमें कोई अंतर नहीं है। फिर क्या करना है, हमें TBDMSCl दिया है। TBDMSCl का मतलब टर्सरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड लगाया गया है। तो इसको आप यहाँ सिलिकॉन पे जोड़ दीजिए। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है हमारा सिलाइल इनॉल ईथर का फॉर्मेशन। तो हमने क्या कर दिया, हम जोड़ दिया इसको, क्या बन गया देखिए O, और ये डबल ये हमारा हो गया O। TBDMS कर लीजिएगा शॉर्ट में, मैंने लिखना जरूरी है क्योंकि कोई जरूरत नहीं है इसकी। और बाकी यहाँ पर ये है, और इसके बाद जो है हमारा ये प्रोटेक्ट हो गया, हमारा पूरा का पूरा जो एस्टर है ये हो गया सिलाइल इनॉल ईथर। क्या हो गया हमारा, सिलाइल इनॉल ईथर। देखिए ऑप्शंस को देखते हुए करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, समझना भी आसान रहेगा और करना भी आसान रहेगा। आपको वहां पर दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके की। तो ये हमने यहाँ पर समझ लिया कि पहले क्या होगा, लिथियम इनोलेट बन जाएगा और उसका फिर सिलाइल इनॉल ईथर बन जाएगा।
जैसा कि हमने आपको बना के दिखाया। TBDMSCl का मतलब हो गया टर्सरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड। ठीक, अब हम देखिए ऑप्शंस के हिसाब से, एग्जाम में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके साथ, उसके हिसाब से थिंकिंग करेंगे, जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से नहीं करेंगे। देखिए उसके हिसाब से हम उसमें थिंक करेंगे, लेकिन ऑप्शंस को देखते हुए, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब इसके बाद क्या दिया है, देखिए इसके बाद आप पहले ये तो आपने बना लिया, इसको हम मिटा देते हैं आपके लिए। ठीक, आपने इसको बना लिया, इसको मैं साइड में लिख देता हूं ताकि आपको ऑप्शंस दिखाई दें। इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसके साथ अप्रोच किया था तो पहले लिथियम लेड बना करके फिर मैंने सिलिकॉन जोड़ दिया ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, एंड दैट विल मेक सिलाइल नॉलेथाइल। सो वो बात तो क्लियर हो गई, वो बात क्लियर हो गई। तो हमने जो बना है ना वो लिख लेते हैं यहाँ पर, बट आपको ऑप्शंस भी दिखा देते हैं। तो हमारे पास जो बना है वो ये है, इस तरीके से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारा बन गया है O TBDMS, और यहाँ डबल बॉन्ड बना दीजिए मिथाइल, बाकी ये बन गया हमारा। अब देखिए साफ साफ क्या समझ में आ रहा है, साफ साफ ये समझ में आ रहा है इसमें कि यहाँ पर जो पोर्शन हमारे पास लिखा हुआ है, जो पोर्शन हमारे पास बना हुआ है, वो किस तरीके से है और उसमें किस तरह से अप्रोच करना है। देखिए साफ साफ दिख रहा है कि आपने ये वाला पोर्शन जोड़ा है, 2 कार्बन का एक पोर्शन जोड़ा है, यानी ये साफ साफ समझ में आपको आ रहा होगा कि हमारे पास जो ये वाला हिस्सा है डबल बॉन्ड के साथ, COMe वाला हिस्सा, वो इसके साथ आ रहा है जब आप इसको हीट कर रहे हैं। और फिर हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये जो सिलाइनोलिथर वाला पोर्शन है वो डी प्रोटेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रोटेक्शन किया है आपने इसका, ये यहाँ पर क्या किया है, इसका प्रोटेक्शन किया है आपने, इसको प्रोटेक्ट किया है इस फॉर्म में, ये प्रोटेक्शन है इसका। ठीक, तो अब आपको क्या समझना पड़ेगा, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हमको जो इसका जो अप्रोच है, जो इसको प्लेस करना है, वो किस तरह से प्लेस करें, किस तरह से इसको हम रखें। तो हमारे पास ध्यान दीजिएगा, ये है COOMe, तो इसका यहाँ पर ऑर्बिटल कोफिशिएंट ज्यादा है। ठीक, इसको थोड़ा इस तरीके से हमें रखना पड़ेगा, इसको इस तरीके से अप्रोच कराएंगे क्योंकि एंडो अप्रोच होगा, एंडो इंटरेक्शन कराना है हमें। तो COMe इधर से ऐसे प्लेस कर दिया, क्योंकि तो उधर की तरफ COMe रखेंगे, इधर की तरफ जो होगा वो सेकेंडरी ओवरलैप इंटरेक्शन कर सके। अच्छा देखिए प्लेसमेंट ऐसा क्यों किया मेरे पास समझिएगा थोड़ा, इसका लोन पेयर जब यहाँ आएगा और डबल बॉन्ड यहाँ कंजुगेशन में आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन पर इंक्रीज करेगा। तो अगर मैं डाई का ऑर्बिटल कोफिशिएंट देखूं तो यहाँ पर ऑर्बिटल कोफिशिएंट ज्यादा होगा। ठीक, यानी ये होमो होगा इसका, ये कैसा होगा इसका, होमो होगा। और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी COMe की वजह से, क्योंकि ये जब इसको डबल बॉन्ड को प्लस आर माइनस आर इफेक्ट से खींच लेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी कर देगा। यानी ये सेंटर क्या होगा इसका, लूमो होगा। ये क्या होगा इसका, लूमो होगा। यानी ये इसका ऑर्बिटल कोफिशिएंट यहाँ ज्यादा है और इसका ऑर्बिटल कोफिशिएंट यहाँ ज्यादा है। इसका मतलब इसके बीच में इंटरेक्शन होगा और इंडो इंटरेक्शन होगा, मतलब कि जो COMe है वो डाइनोफाइल की तरफ, जो डाइन की तरफ, अंदर की तरफ ऐसे इस तरह से प्लेस होगा जैसे मैंने यहाँ पर रखा है, ये आप जानते होंगे अच्छी तरह से। तो हमारा क्या बन गया भाई, इसमें आंसर क्या बन गया, इसको जोड़ दो इस तरह से, यहाँ पे इसको लाओ, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा बन जाएगा, हमारा इस तरह से जुड़ जाएगा। देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक, और ये जुड़ गया इसके साथ, ये इसके साथ यहाँ जुड़ा है। देखिए ये वाला बॉन्ड इसके साथ यहाँ बना है, और ये है हमारा O, और ये हमारा OSI Me2 टर्शरी ब्यूटाइल डबल बॉन्ड Me, ये है पोर्शन हमारा। और ये तो देखो, आप ध्यान से देखो, तो ये COMe और ये वाला जो ग्रुप है वो सिस होंगे आपस में, तो प्लीज इसको सिस लगा लेना, क्योंकि सॉलिड है तो सॉलिड लगा लेना, मतलब कि ये क्या होगा, इसके साथ सिस होगा। COMe और ये क्या होंगे, सिस होंगे इसके साथ। तो COMe इसके साथ क्या आ जाएगा, सिस आ जाएगा। तो COOMe ग्रुप देख लेते हैं एक बार, रुक जाइए, बॉन्ड है और इसके साथ COMe, क्योंकि देखिए इसमें पोजीशन के हिसाब से साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसके साथ रखा नहीं गया है इसको, और ठीक है चलो अभी तो यहीं पर अरेंज कर लेते हैं। तो ये COOMe है, देख लेते हैं एक बार, सही से है ना इसमें, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओके परफेक्ट। अब क्या है इसमें, अब जो है डबल बॉन्ड तो देखो एक आ रहा है और उसके बगल में COMe भी आ रहा है, ये वाला ग्रुप भी आ रहा है, ये वाला पूरा ऑक्सीजन के साथ ग्रुप आ रहा है, लेकिन अभी रीअरेंजमेंट होगा, अभी कुछ और होगा, वो थोड़ा देखते हैं, रुक जाइए, लेट मी गेस यहाँ पर अभी आगे और क्या हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब आगे देखिए क्या है मेरे बच्चों, आगे यहाँ पर हाइड्रोलाइज किया गया है, ठीक, लेकिन क्या यहाँ पर आगे देखिए, अब आगे अगर आप चेक करें तो क्या यहाँ पर ऑक्सीजन का पोर्शन कहीं पर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ भी आगे कुछ और भी होगा, तो वो देख लेते हैं क्या हो सकता है मेरे बच्चों। ये तो हमारा हो गया डील सेलर रिएक्शन।
तो यहाँ पर एक आगे एक और रिएक्शन हो सकता है, वो भी देख लीजिए। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ। ये तो हमारा हो गया 4+2 साइक्लोएडिशन। क्या हो गया? 4+2 साइक्लोएडिशन, जिसको आपने क्या कहा? डियल्स-एल्डर रिएक्शन। ठीक, इसको बना लिया हमने। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। ये आपको मैंने समझा दिया कि किस तरह से करना है, एंडो इंटरेक्शन वगैरह लगा करके। ठीक, अब थोड़ा देखिए यहाँ पर एक चीज और है, हीट के साथ साथ 4+2 साइक्लोएडिशन तो होगा ही होगा, एक चीज और होगी। इसको थोड़ा ऐसा लिख लीजिए, अच्छे से लिखिएगा साफ साफ। O और ये हो गया हमारा OSIMe2 टर्शीब्यूटाइल डबल बॉन्ड, इस तरीके से, और डबल बॉन्ड, और बाकी तो ये COMe ऐसा ही है। ओके, अब देखिए एक चीज इसमें और हो सकती है मेरे बच्चों, वो क्या हो सकती है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। 1 2 3 1 2 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट भी हो सकता है यहाँ पर। एक्चुअली ये क्या था, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है OCOMe, यानी ये एक तरीके का O एस्टर है, और उस O एस्टर का यहाँ पर क्या किया गया है, सिलाइल इनॉल ईथर बनाया गया है, और उसके बाद हीट दिया गया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी एलाइलिक एल्कोहल का अगर एस्टर बनाया गया है, एलाइलिक एल्कोहल का एस्टर बनाया गया है और OCOR के फॉर्म में बनाया गया है, और उसके CO के पास में अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो जो उसका सिलाइल इनॉल ईथर होता है, वो जब आप बनाते हैं और उसको हीट करते हैं, तो वहां पर जो 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है, उसको बोलते हैं आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, आगे आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट होगा हीट से, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट कराएंगे। 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, चलिए 3 सिग्मा ट्रॉपिक होगा, ये करा दीजिए, ये यहाँ और ये यहाँ। ध्यान रखिएगा इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर सॉलिड है तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो भी ऊपर से ही बनेगी, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो यानी हमारा क्या सवाल बन गया, हमारा सवाल हो गया, ये तो COMe है, ऐसे ही लिख दीजिए, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये पूरा का पूरा ग्रुप उठ के यहाँ आ जाएगा, तो सॉलिड हो गया ये इस तरह से। और आप देखिएगा यहाँ मिथाइल है, तो मिथाइल लगा दीजिएगा ऐसे, यहाँ पर मिथाइल थोड़ा इस तरह से दिखा देता हूँ मैं ताकि दिखाई दे, मिथाइल ऐसे लगा दीजिएगा इस तरह से। और यहाँ पर जो इस कार्बन के बगल में है यहाँ पर, वो C डबल बॉन्ड O हो गया है एक तो, और एक है हमारा O और इसके साथ साथ ये लगा हुआ है SiMe2 टर्सरी ब्यूटाइल, ये लग गया हमारा, ये बन गया हमारा। और फिर इसको आप हाइड्रोलाइज करोगे तो ये वाला जो हिस्सा है, एस्टर वाला हिस्सा, वो OH में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि हमारा जो आंसर सही है वो कौन सा सही है। इसमें दो रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं, एक तो 4+2 साइक्लोएडिशन हो रहा है एंडो इंटरेक्शन के साथ, सही आपको ओरिएंटेशन लानी है उसमें कि क्या होमो लूमो होगा, क्या ऑर्बिटल कोफिशिएंट होगा, उसमें मैंने पढ़ाया है इसको। और साथ साथ फिर उसके बाद 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, यानी कि आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट होगा। तो इसमें सवाल देखिए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साफ साफ हमें समझ में आ गया कि हमारा आंसर कौन सा है। हमारा जो आंसर है वो ये रहा हमारा आंसर, ये हमारा साफ साफ आंसर दिख रहा है कि सेकंड इसका आंसर जो है वो सही है, सेकंड आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। बट देखिए जबरदस्त सवाल है, जो अप्रोच है, सेकंड आंसर की कौन सा आंसर, नो सेकंड आंसर नहीं, इसका थर्ड आंसर सही है, क्योंकि सेकंड आंसर नहीं है। देखिए ये ऑप्शन देखिए, ये मिल रहा है ना, ये वाला थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, द ऑर्बिटल कोफिशिएंट को भी समझना जरूरी है, और स्टीरियोकेमिस्ट्री के आपस में कोरिलेशन कैसे की गई है उसको भी समझना जरूरी है। बट दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे अच्छे सवाल आपको पूछे जाएंगे मेरे बच्चों जो पेरिसाइक्लिक के होंगे। कभी कभी क्या होता है, पेरिसाइक्लिक के एक से ज्यादा रिएक्शंस एक साथ जोड़ करके दे देता है, तो ऐसे सवालों को खास ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि डियल्स-एल्डर किया सवाल खत्म हो गया। डियल्स-एल्डर, अच्छा एक बात बताइए, ये जो सवाल था उसमें हमारे पास डाइन तो पहले से दिया गया था और डबल बॉन्ड भी पहले से दिया गया था, तो फिर इसमें सिलाइल इनोल ईथर क्यों बनाया गया? ऐसे तो बनाया नहीं गया होगा, तो आप कहोगे प्रोटेक्शन हो रहा है। तो प्रोटेक्शन हो रहा है तो उसको हीट से क्या खतरा? हीट से तो कोई भी खतरा नहीं है उस फंक्शनल ग्रुप को, तो उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। प्रोटेक्शन के साथ साथ उसको सिलाइल इनोल ईथर में चेंज किया गया है ताकि वो 4+2 साइक्लोएडिशन के बाद 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट भी कर सके। तो इस तरह से थोड़ा सा थिंकिंग रखिए, ऑप्शंस के साथ कोरिलेट करके समझिए, देन यू विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम, आई थिंक सो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो ये सवाल का आंसर मैंने बता दिया, थर्ड आंसर हो गया इसका, तरीका बता दिया किस तरह से हमें अप्रोच करना है सवाल को। नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल है, सवाल को तो देखते हुए उड़ा देंगे।
सवाल के सारे ऑप्शंस आपको सही से दिखाई दे रहे होंगे। किसका ऑक्साइन बन रहा है, किसका ऑक्साइन बन रहा है, ये 4+2 ये 4+2 कर रहा हूँ, ये 2:1 ब्रिज हेड बाइसाइक्लिक सिस्टम, इसका ऑक्साइन बन रहा है, यहाँ पर कीटोन है, ब्रिज हेड बाइसाइक्लिक कीटोन है, और उसका जो है वो ये हमारा ऑक्साइन है। आपको पता है, अच्छी तरह से मैंने बताया है कि अगर ब्रिज हेड बाइसाइक्लिक कीटोन का अगर मैं ऑक्साइन बनाऊं और अगर मैं उसको कहूं कि उसमें जो ये जो ग्रुप है हमारा, जो ये बॉन्ड है हमारा, वो हमारा बॉन्ड जो माइग्रेटरी ग्रुप है ऑक्साइन का, वो एक स्ट्रेट सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब कि ये यहाँ पर रीअरेंजमेंट की बजाय क्या करेगा मेरे बच्चों, टूटना पसंद करेगा। तो इसको अगर मैं ACCl से ट्रीट कर दूं और गुड लीविंग ग्रुप में चेंज कर दूं, तो यहाँ पर एक रिएक्शन की पॉसिबिलिटी आ जाएगी, बेकमान फ्रेगमेंटेशन, जिसको हम सेकेंड ऑर्डर बेकमान रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा यहाँ बेकमान फ्रेगमेंटेशन होगा, और हमने बेकमान फ्रेगमेंटेशन अगर नहीं पढ़ा है तो हम इस सवाल को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो बात बिल्कुल सही है, ये इस तरह से है। और ये हमारा CH2Cl में चेंज हो गया, CH2Cl में चेंज हो गया, और यहाँ जहाँ मिथाइल था वहां आ गया कार्बोकेटायन, और यहाँ आ गया 2 मिथाइल। तो अगर इसको मैं अरेंज करके लिखूंगा तो इस तरह से एक 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। ठीक, एक 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ 2 मिथाइल है, देखिए सब दिखाई दे रहे हैं, 2 मिथाइल है। इन 2 मिथाइल के बगल में यहाँ मिथाइल है, मिथाइल यहाँ लगा दीजिए, यहाँ कार्बोकेटायन आ गया, और इसके बगल में यहाँ पर CH2Cl है, इसके जस्ट बगल में यहाँ पर CH2Cl है, तो यहाँ CH2Cl लगा दीजिए। एंड आपको पता है कि यहाँ पर हमारा जो है वो ACCl है, तो जाहिर सी बात है रिमूव हो रहा है क्या यहाँ पर OAC, ACO-, तो ये यहाँ क्या करेगा, एलिमिनेशन कर देगा। तो साफ साफ क्या करिए, यहाँ पर एलिमिनेशन करा दीजिए। तो ये साफ साफ आपको दिखाई देगा कि हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा है, पहला आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर आगे इवन एलिमिनेशन हो जाएगा। इस तरह से जो OAC- निकला है ना, वो इस पर अटैक करके इसको निकाल देगा। सो अगर आपको ये बात पता है कि बेकमान फ्रेगमेंटेशन होता है, तो देखिए क्या है बेटा, बेकमान फ्रेगमेंटेशन भी आपको करना आना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे के सारे प्रोडक्ट साइनाइड दिए हैं। इसका मतलब आप गेस नहीं कर सकते, अगर एक ही प्रोडक्ट दिया होता साइनाइड तो आप गेस कर सकते थे कि इसमें साइनाइड वाला आंसर ही सही है। लेकिन चूंकि हमारे पास सारे ऑप्शंस साइनाइड के ही गिवन है, तो वी हैव टू ब्रेक, हमें ब्रेक करके सही स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एंड देन हमें पता चलेगा कि हमारा सही आंसर क्या है। तो एक बात ध्यान रखिए कि जब कभी भी कोई चीज आपको पढ़ी हुई हो तो वो पूरी पढ़ी हुई होनी चाहिए ऑर्गेनिक में। अगर आपको लगता है कि आपकी पूरी पढ़ी हुई नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, बेहतर है, लेकिन आप उसको अटेम्प्ट मत कीजिए, बिकॉज वो बहुत खतरनाक हो जाएगा आपके लिए। वो आपको ऐसे कोई क्वेश्चन अगर आपको लग रहा हो कि आपको आ रहा है और आपको इसका आंसर पता है, आप इसका सवाल का सोल्यूशन जानते हैं, तो तुरंत अटेम्प्ट कीजिए, बिल्कुल दिमाग में मत आप सोचिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आता, आपने नहीं पढ़ रखा है, या आपको कोई डाउट है, या पूरी तरीके से आपको नहीं क्लियर है, आपने नहीं पढ़ा है, सर इमीडिएट छोड़ दीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 बताते हैं। बढ़िया सवाल है ये, बड़ा बड़ा प्यारा सवाल है, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा प्यारा सवाल है। सारे ऑप्शंस नहीं दिख रहे होंगे अभी आपको, मैं मिटा रहा हूँ। अब आगे सवाल, आगे बढ़ रहा हूँ, सवाल नेक्स्ट सवाल बेकमान फ्रेगमेंटेशन का सवाल था जो मैंने आपको बताया था। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 83 नंबर सवाल है। 81 82 डिस्कस कर लिया हमने, 83 नंबर सवाल है। अच्छा सवाल है। इस सवाल को एक अप्रोच के हिसाब से 2 ऑप्शंस के वे में काटा जा सकता है। ये देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, H2 पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट ओवर लेड। लेड हमारा कैटालिटिक पॉइजन है, कैल्शियम कार्बोनेट को कैटालिस्ट है, पैलेडियम कैटालिस्ट है, और H2 क्या है मेरा बच्चों, रिएजेंट है। तो ये हमारा लिंडेलार्स कैटालिस्ट दिया गया है जो जेड एल्कीन बनाता है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये वाला ऑप्शन कट गया, क्योंकि यहाँ ई एल्कीन दिया गया है, और पहला ऑप्शन कट गया कि यहाँ भी ई एल्कीन दिया है। लेकिन आप साफ साफ देखिए, यहाँ पर बी में भी क्या है, जेड एल्कीन है, और थर्ड में भी जेड एल्कीन है, और हमारा जो नीचे इसके है, मैं आपको अगर ऑप्शन दिखाऊं, आपको ऑप्शन शो करता हूँ। इसका जो नीचे वाला ऑप्शन देखिए, इसका जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें भी जेड एल्कीन ही है। देखिए इसमें भी जेड एल्कीन है, थर्ड ऑप्शन में भी, और इसमें भी यहाँ पर देखिए जेड एल्कीन है। इसका मतलब हमें पहले स्टेप में आकर के समझना होगा कि पहला स्टेप क्या है। पहले ऐसे सवाल नहीं आते थे, पहले क्या होता था, बड़े आसान आसान सवाल आते थे, आप एक चीज मार्क करिए एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ द सिनेरियो इज चेंज्ड। अब आपको चीजें पता होनी चाहिए, पढ़ी हुई होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको। थोड़ा देखिए, तो ये सवाल हमारा है ईस्केन मोजर फ्रेगमेंटेशन का, बढ़िया सवाल है। थोड़ा देखते हैं सवाल क्या है, सवाल देख लेते हैं। ये रहा हमारा सवाल, सवाल आपके सामने है। एक देखिए पहचानना कैसे है, देखिए अगर किसी भी कीटोन के कंजुगेशन में डबल बॉन्ड पर
मतलब किसी कीटोन के बगल में कंजुगेशन है डबल बॉन्ड का, और उस पर अगर आपने एक ऑक्साइड बना करके उस पर टोसाइल हाइड्रोजोन बना दिया है, यानी इपॉक्सी टोसाइल हाइड्रोजन बना दिया, मतलब क्या बना दिया है, आपने किसी भी कीटोन के बगल में कंजुगेशन था डबल बॉन्ड का, उस पर आपने इपॉक्साइड बनाया है मान लीजिए, और फिर आप उसी को क्या कर रहे हो, टोसाइल हाइड्रोजोन से ट्रीट करके आप उसको उसका टोसाइल हाइड्रोजोन बना दे रहे हो, ठीक इस तरह से। तो आप इसको अगर किसी भी बेस या एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पर एक खास तरीके का फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन होगा, एक टूटने वाला रिएक्शन होगा जिसको बोलते हैं स्कैमोजर फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, एसिड लिया है, तो एसिड भी ले सकते हो, बेस भी ले सकते हो, यू कैन आल्सो चूज बेस लाइक टर्सरी बुटाक्साइड। तो अगर आप ये सवाल देखो, ये दिसंबर 2017 के सवाल को देखो, तो ऐसा ही एक सवाल दिसंबर 2012 में पूछा गया है, ऐसा ही एक सवाल दिसंबर 2011 में पूछा गया है, और वो सवाल काफी सिमिलर है। और ऐसा एक सवाल आप देखोगे ध्यान से तो आपको दिसंबर 2014 में भी मिलेगा, यानी कि ये सवाल, ये स्कैमोजर फ्रेगमेंटेशन कई बार पूछा गया है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ था कि स्कैमोजर फ्रेगमेंटेशन की पूरी मैकेनिज्म एक अप्रोच के साथ आपको पता होना चाहिए, तब आप इस सवाल को कर सकते थे। तो देखिए इसमें है क्या, जब आप इसको एसिड से ट्रीट करोगे तो पहले क्या होगा, ये प्रोटोनेट होगा और इसकी ओपनिंग हो जाएगी। तो इसकी मैं पहले तो ओपनिंग कर रहा हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, इसकी ओपनिंग कर दी, प्रोटोनेट किया इसको और इधर से ओपन कर दिया, OH हो गया, OH हो गया, एंड विल मेक द कार्बोकेटाइन, या डबल बॉन्ड NH TS एंड दैट विल बी अमेरिका। एक मिनट रुकिएगा, इसमें जो है वो पहले तो हम इसको प्रोटोनेट कर देते हैं, ओपनिंग ऐसे नहीं करेंगे, इसको प्रोटोनेट कर दो, प्रोटोनेट कर दो, पहले प्रोटोनेट कर दो इसको ऐसे, एक मिनट रुक जाइए, मैं पहले प्रोटोनेट करके दिखाई देता हूं आपको, प्रोटोनेट कर दो, फिर इसको ओपनिंग ऐसे करो, इसको इधर लाओ, डबल बॉन्ड को इधर लाओ, इसको ऐसे ओपन कर दो, कार्बन नहीं बनाना आपको, ठीक। तो क्या बन गया आपका, इसकी जब आपने ओपनिंग करी तो क्या बन गया, मैं ओपनिंग करके लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं इसको अलग से मिटा के लिखूंगा। तो यहाँ पर हम ओपनिंग कर देते हैं, तो ओपनिंग के बाद क्या बन रहा है उसको मैं अलग से लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। तो यहाँ पर ओपनिंग के बाद बना क्या, ओपनिंग के क्या बाद क्या बन गया, तो यहाँ ओपनिंग के बाद बन गया N डबल बॉन्ड N TS डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया, ये OH हो गया और ये मिथाइल हो गया। देखिए अब क्या है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, देखिए क्या है, एंटी है दूसरे की, ये वाला बॉन्ड एंटी है इसके और ये वाला बॉन्ड एंटी है, और देखिए ये लीविंग ग्रुप है और ये वाला यहाँ पर ये बॉन्ड है, यहाँ जहां से ब्रेक हो रहा है। तो जिस कार्बन से ब्रेक हो रहा है 1 2 और 3 इस लीविंग ग्रुप के बीच में, और जो बॉन्ड टूट रहा है उस कार्बन जहां से टूटना स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ से टूटना स्टार्ट हो रहा है तो ये 1, और यहाँ से टूट के बाहर निकल रहा है, लीविंग ग्रुप है ये। तो यानी कि इन दोनों के बीच में 1-3 रिलेशनशिप है, और जो बॉन्ड टूट रहा है ये वाला बॉन्ड और ये जो लीविंग ग्रुप है दैट शुड बी एंटी टू ईच अदर। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये निकल जाएगा। तो यानी कि आपके पास फ्रेगमेंटेशन के बाद जो प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, यहाँ पर भी कुछ लगा हुआ था ऐसे था, इथाइल था, यहाँ पे इथाइल लगा लीजिएगा। तो आपका जो आंसर आएगा फ्रेगमेंटेशन के बाद देखिए वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हमारा ये निकल गया पूरा N2 गैस निकल गई, ये भी पूरा TS भी निकल गया। अब हमारा प्रोडक्ट जो बना वो क्या बना, थोड़ा देखिए, यहाँ पर जो बॉन्ड थे वो जो जहां जहां पे थे ना उनको पहले वैसे बना लीजिए, फिर मैं आपको मिटाने सिखा देता हूँ, तरीका बता देता हूँ कैसे आप पेपर में करोगे इसको। देखो ध्यान से देखो, आपने ये बॉन्ड तोड़ा तो इस बॉन्ड को यहाँ से मिटा दो, यहाँ पे क्या कर दिया आपने, डबल बॉन्ड बना दिया, तो डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ डबल बॉन्ड था पहले से, तो एक आपने तोड़ करके ट्रिपल बॉन्ड बना दिया ऐसे, और बाकी सब निकाल दिया। तो क्या किया करो, आप पेंसिल का इस्तेमाल किया करो, आप पेंसिल ले जाया करो, पेंसिल से बना लिया करो, और फिर तुमको लगे कि जहां जहां पर बॉन्ड टूटा है और जहां जहां पे बॉन्ड बना है उसको मार्क कर लिया करो, और फिर रबड़ से जहां जहां पे बॉन्ड टूटा है मिटा दिया करो, और जहां जहां पे बना है वहां पर पेन से जो है या पेंसिल से और थोड़ा सा बॉन्ड को थोड़ा सा आप जो है क्लियरली बना दिया करो, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कभी कोई डाउट नहीं होगा। तो कभी भी ऐसा मत किया करो कि एरोज दिखाने के बाद आगे जाकर के आप प्रोडक्ट बना रहे हो, वहीं पर क्या किया करो, रबड़ और पेंसिल का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाया करो, जैसे मैं यहाँ पर बोर्ड पे कर रहा हूँ। तो बस ये बन गया और आपका ये प्रोडक्ट है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर CO के साथ अगर देखोगे तो 1 2 3 चौथे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसा ऑप्शन किसमें है चेक कर लेते हैं, क्योंकि यही बाद में क्या हो जाएगा, जेड एल्कीन में चेंज हो जाएगा। तो आपको इस तरह से ऑप्शन छापना है जिसमें हमारे पास क्या हो, जिसमें हमारे पास कीटोन के साथ 1 2 3 चौथे कार्बन पे जो है हमारा एल्काइल हो। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तीसरे चौथे ऑप्शन में देखिए कौन सा किसमें है ऐसा, तीसरे चौथे ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिए 1 1 2 3 4 1 2 3 4 यही हमारा ऑप्शन देखिए साफ साफ दिख रहा है हमको, क्योंकि यहाँ पर क्या है
1 2 3 पर है, तो चौथा कट गया। देखिए यानी हमने तोड़ने के बाद पता चल रही है पोजीशन से कि कौन सा आंसर सही है। थर्ड आंसर विल बी करेक्ट, क्योंकि जेड अल्कीन तो दोनों में ही बनेगा। लेकिन देखिए कीटोन के साथ 1 2 और 3 और 4 नंबर कार्बन पर है, कीटोन के बगल में देखा जाएगा तो कीटोन के बगल में देखिए 1 2 3 और 4 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब यही इसका आंसर सही है। तो इसका मतलब ये है कि इस सवाल के ऑप्शन को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी को इसका मजदूर फ्रेगमेंटेशन नहीं आता, या उसको तोड़ना नहीं जानता वो, या उसको ढंग से नहीं पढ़ रखा है उसने, तो पेपर में सवाल नहीं हो पाएगा। ठीक, तो दिस इज द करेक्ट वे टू अप्रोच द क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा। मैं आपको ऑप्शन एक बार और दिखा देता हूं, प्लीज इसको एक बार और देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ऐसे ही पेपर में आपको करना है इसको। ठीक, ओके, गॉट इट। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि पेपर में जाने से पहले ऑर्गेनिक को आधा अधूरा पढ़ के चले जाते हैं। उनको लगता है थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, थोड़ी थोड़ी चीजें याद कर लो, पेपर में आएंगे हम कर देंगे। आप पेपर में बेटा सवाल तब नहीं कर पाओगे तब तक आप जब तक पूरे ढंग से ऑर्गेनिक पढ़ोगे नहीं। अच्छा, एक चीज पढ़ोगे दूसरी चीज छोड़ दोगे, कभी ऑर्गेनिक का कोई सवाल पेपर में नहीं होगा, ध्यान रखना। पेपर में कोर ब्रांचेस तो तुम्हें पढ़ी हुई होनी चाहिए, तभी तुम पेपर में सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 के सारे ऑप्शंस आपको विजिबल हो रहे होंगे। यहाँ से मैं मिटा देता हूँ इसको। लास्ट में लिंडलास कैटलिस्ट था इसके पहले बच्चों, तो वो जेड एल्कीन में चेंज कर देगा उसको। ठीक, तो माई आई थिंक यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसको हल्का सा नीचे कर देना होगा, क्लियरली विजिबल होगा ऑप्शन सारे। बिल्कुल ये सारे ऑप्शन विजिबल हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, बढ़िया ऑप्शन है। अगर किसी को आता है तो वो कर लेगा, नहीं आता है तो नहीं कर पाएगा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, अगर कभी भी पायरोल से पिरिडीन का फॉर्मेशन हो रहा है, किससे? पायरोल से पिरिडीन का फॉर्मेशन अगर कहीं भी आपको होता हुआ दिखाई दे कि पायरोल लगा हुआ है और उससे किसी भी तरीके से पिरिडीन बन रही है, क्या बन रही है? पिरिडीन बन रही है, तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कार्बीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? कार्बीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। और कार्बीन हेलो कार्बीन होनी चाहिए, चाहे मोनो हेलो कार्बीन हो चाहे डाई हेलो कार्बीन हो। और पायरोल से पिरिडीन के इस रीअरेंजमेंट को आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ते हैं कार्बीन में, क्योंकि कार्बीन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको वैसे तो नाम आप नहीं याद कर पाओगे, बट दिस इज नोन एज क्लाइमिसियान डेंसडेट रीअरेंजमेंट। बट आप नाम में मत जाओ, आप यहाँ पर सिर्फ कार्बीन पर फोकस करो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें बड़ा अच्छा सवाल है ये। एक्चुअली क्या है, जब आप क्या करते हो, जब आप इसमें CH2 Cl2 के साथ MELI लेते हो, MELI क्या है? बेस है। तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा? कार्बीन बनाएगा, ये बनाएगा कार्बीन। देखिए ऐसे एक H और एक Cl निकाल देगा और कार्बन जनरेट करेगा। H है, Cl है, H है, Cl है, तो क्या करेगा? MEI यहाँ इस H को निकालेगा, इसको ये मोनो हेलो कार्बन जनरेट कर देगा। ठीक है, एक वैकेंट ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आप CH Cl3 लोगे और उस पे बेस लगाओगे NaOH, तो फिर बच्चों को क्या करेगा? डाई हेलो कार्बन बना देगा। क्या बना देगा? डाई हेलो कार्बन। अच्छा होता क्या है, मेरी बात सुनिए, अक्सर लोगों के दिमाग में पढ़े जो होते हैं बच्चे, वो ये वाला पढ़े होते हैं, डाई हेलो कार्बन वाला। अच्छा, डाई हेलो कार्बन में क्या होता है? दो हेलोजन होते हैं, दो क्लोरीन होते हैं, और मोनो हेलो कार्बन में एक क्लोरीन होता है। तो जब आप कहीं पर पायरोल में जोड़ते हो इसको, इन दोनों को नोट कर लेना अभी कार्बन के रेस्पेक्ट में। मोनो हेलो कार्बन और डाई हेलो कार्बन को जब वो पायरोल पे रिएक्ट कराते हैं, तो जो लोग पढ़े रहते हैं बीएससी में, देखिए वो क्या पढ़े रहते हैं बीएससी में, एमएससी के जो भी कोर्स में होता है, क्या पढ़े रहते हैं। जैसे पायरोल लिया आपने और पायरोल पे क्या किया आपने जोड़ दिया, मान लीजिए डाई हेलो कार्बन जोड़ दिया, ऐसे डाई हेलो कार्बन का क्या कर दिया? साइक्लोएडिशन करा दिया। या फिर मान लीजिए आपने मोनो हेलो कार्बन का साइक्लोएडिशन करा दिया। मोनो हेलो कार्बन ले लो, इसमें मोनो हेलो कार्बन ले लो, इस तरह से मोनो हेलो कार्बन में क्या हुआ? एक क्लोरीन होगा, इस तरह से जोड़ दिया आपने डबल बॉन्ड पर, क्योंकि क्या था? पायरोल इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच रिंग, और उस पर क्या था? डबल बॉन्ड था इलेक्ट्रॉनिकली रिच, उस पर ये कार्बन जो है, हेलो कार्बन जो है, वो एच इलेक्ट्रोफाइल एडिशन के थ्रू जुड़ गया। तो अब है क्या, जब हमारे पास डाई हेलो कार्बन है, तब तो क्या होगा? जब इसका रीअरेंजमेंट होगा, मतलब रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन समझ रहे हैं ना? एरोमेटिसिटी इसने अपनी गेन करी, तो दोबारा अपनी कर रहा है गेन। क्या कर रहा है? एरोमेटिसिटी लूज करी, तो दोबारा गेन करना है इसको अपनी एरोमेटिसिटी को, और वो इस तरह से रिंग एक्सपेंशन के थ्रू करता है। और जब ये रिंग एक्सपेंशन करेगा, तो जाहिर सी बात है, जब 2 Cl थे तो एक Cl तो बच जाएगा, और एक Cl बच जाएगा तो वो हमारा बनाएगा 3 क्लोरोपेरिडीन। लेकिन जब एक ही क्लोरीन होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा? वो क्लोरीन निकल जाएगा, और जब वो क्लोरीन निकल जाएगा तो फिर वहां पर कोई क्लोरीन नहीं बचेगा। इसका मतलब वहां सिर्फ पेरिडीन बनेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए है क्या,
अक्सर जब इस तरीके का पायरोल से pyridine वाला रीअरेंजमेंट कोई बच्चा पढ़ता है, स्पेशली जब वो बीएससी में होता है, और ये ज़रूर पढ़ता है हेटेरोसाइक्लिक में, ज़रूर पढ़ता है। तो वो क्या सोचता है, उसको लगता है कि जहाँ पर पायरोल से 3-क्लोरोपिरिडीन बन रहा है, वहाँ पर सब में जो है वो इस तरीके का रीअरेंजमेंट होता है। तो अच्छा, उसके लिए रीजन क्या पड़ता है, वो CH3NOH, लेकिन इन्होंने क्या दिया है, देखिए CH2Cl2 के साथ MEl। तो इसका मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पायरोल से 3-क्लोरोपिरिडीन भी बन सकता है और पायरोल से पिरिडीन भी बन सकता है। अगर आपने मोनोहेलोकार्बिन के थ्रू ये रीअरेंजमेंट कराया है, तो फिर जो है वो पिरिडीन बनेगा, और डाईहेलोकार्बिन के थ्रू कराया है तो फिर आपका 3-क्लोरोपिरिडीन बनेगा। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है बच्चों, पिरिडीन है, ना कि 3-क्लोरोपिरिडीन वाला आंसर सही है। वैसे तो इसमें क्या है, इसमें तो इंडोल लिया गया था, तो क्विनोलिन का फॉर्मेशन हो रहा है, पिरिडीन भी नहीं बन रहा है। तो ये तो मैं आपको तरीका बता रहा था। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन कौन सा सही मिलेगा, लेट मी चेक। देख लीजिए यहाँ पे सही आंसर हमारा कौन सा है, मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। ये रहे हमारे सारे ऑप्शंस, देख लीजिए भाई, प्यारा ऑप्शन है ये। आप देखिए, चेक करिए, यहाँ तो रीअरेंजमेंट ही नहीं हो रहा था, ये दोनों तो कट गए, और यहाँ 3-क्लोरोक्विनोलिन बनाया हुआ है, तो ये हमारा जो है वो कट गया, क्योंकि हमारा मोनोहेलोकार्बिन है। तो सही आंसर क्या हो गया, थर्ड। अगर यहीं पर CH3NOH होता तो इसका सही आंसर होता चौथा, लेकिन यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, तीसरा, क्योंकि यहाँ पर मोनोहेलोकार्बिन के थ्रू ये रिएक्शन जा रहा है। तो ज्यादातर बच्चे तो इसको पहचान ही नहीं पाएंगे पेपर में कि ये मोनोहेलोकार्बिन बन कैसे रही है। सो यू हैव टू क्लियरली स्टडी द रिएक्शन इंटरमीडिएट। कार्बिन, नाइट्रोजन और बेंजाइन के रिएक्शन इंटरमीडिएट जरूर पढ़ना चाहिए आपको। सारे मेथड्स याद होने चाहिए कि कैसे कार्बन बनती है, ताकि पेपर में तुरंत आप उसको गेस कर सके। वहां इतना वक्त नहीं होता है कि मैकेनिज्म कर सके, मैकेनिज्म को दिमाग में लिंक कर सके मेरे बच्चों। चलिए, तो ये सवाल हो गया, समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा दोनों दोनों ध्यान रखिएगा, मोनोहेलोकार्बिन से और डाईहेलोकार्बिन से। अब आगे बढ़ते हैं 84 नंबर सवाल के बाद अगला सवाल है हमारा 85 नंबर सवाल। देखिए, इसको हम आपको ट्रिक से बताते हैं, ऑप्शन सारे दिख जाएंगे क्या? आप पहले सवाल देख लीजिए, सवाल तो सारे दिख ही जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, सवाल सारे दिख जा रहे हैं। ये 7 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड है, COH है, I2CO3 I2 सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि I2 यहाँ डबल बॉन्ड पर आइडोनियम बनाएगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन निकाल के इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन कराएगा, जो कि यहाँ पर लैक्टोनाइजेशन बोला जाएगा। और ये देखिए, हमने पढ़ाया है, हमारे सारे स्टूडेंट इस बात को जानते हैं कि जब ये अटैक करेगा तो जो ऑक्सीजन के साथ स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी और जो आई की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो ट्रांस होगी। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि देख लेते हैं कि कहां पर ऐसा हो रहा है। मतलब कैसा रिंग बनेगा, 7 मेंबर रिंग अगर बनेगा, मान लीजिए इस तरीके से 7 मेंबर रिंग बनेगा, तो जैसे मान लीजिए अगर आई की स्टीरियोकेमिस्ट्री हर जगह क्या दिखा रखी है, सॉलिड दिखा रखी है, सपोज करिए। तो आई की स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर मान लीजिए सॉलिड है, ठीक, आई की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, सॉलिड है मान लीजिए, और अटैक कर रहे हैं आप, मान लीजिए आपने हाइड्रोनियम बनाया, हाइड्रोनियम बनाया आपने यहाँ पर हाइड्रोनियम बनाया, और ये हमारा सॉलिड है मान लीजिए इस तरीके से। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार। आपने बॉन्ड बनाया इस तरीके से, O माइनस डबल बॉन्ड O, यहाँ से आपने हाइड्रोनियम ऐसे बनाया मान लीजिए, सॉलिड इस तरह से हाइड्रोनियम, सॉलिड ही हर जगह पर, सॉलिड या ब्रोकन जो भी है, ठीक है, आई लगाया, और यहाँ इसको मैंने ऐसा अटैक करा दिया I प्लस। तो यही सब में ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये जो इसका अटैक होगा बॉन्ड का, वो ब्रोकन होगा इसके साथ। तो यानी कहने का मतलब क्या होगा, ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा इसके साथ वो क्या बन जाएगा, थोड़ा देखिए, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये अटैक करेगा ब्रोकन, आई होगा सॉलिड, और ये जो H होगा यहाँ पर वो कैसा होगा, सॉलिड। यानी कि हमारा प्रोडक्ट सिस बनेगा, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें सिस हो। तो यहाँ पर देखिए सिस का तो यहाँ पर तो ऑप्शन दिया नहीं है, यहाँ भी ऑप्शन नहीं दिया है, 2 सिस के ऑप्शन दिए हैं। इसका मतलब स्टार्टिंग में इसको ब्रोकन कंसिडर किया है, स्टार्टिंग में इसमें आई को कैसे कंसिडर किया है, ब्रोकन कंसिडर किया हुआ है, ऐसे कंसिडर किया हुआ है, ठीक मेरे बच्चों। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, H ब्रोकन हो जाएगा ऐसे, सॉलिड ब्रोकन कुछ भी हो सकता है, शुरू में आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप देखो ध्यान से आप, तो यहाँ पर क्या है, इसमें सिस बनेगा, मतलब कि जो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है आइडोइलेक्ट्रोलाइजेशन के लिए, उसकी और आई की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी मेरे बच्चों, ट्रांस होगी। तो जाहिर सी बात है जो प्रेजेंट H है उसके साथ इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो जाएगी, आई को यहाँ ब्रोकन कर दो, सिस हो जाएगी, ठीक।
बस उसके बाद कुछ नहीं है। डीबीयू ले रहे तो डीबीयू क्या करेगा, इसके साथ हमारा E1CB कर देगा, क्योंकि यहाँ से कार्बोनाइल बनेगा फिर, और यहाँ डबल बॉन्ड के E1CB हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा, डीबीयू बेस है ना, डीबीयू क्या है, डीबीयू और डीबीएन हिंडर्ड बेस होता है, जो वहां से प्रोटॉन निकलता है जहां से कार्बन ज्यादा स्टेबल हो। इसका मतलब सही आंसर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दूसरा होगा, पहला कट गया, क्योंकि पहले वाले ने E1CB नहीं कराया है, क्योंकि बेस है। एक चीज थोड़ा सा मैं आपको एक नोट पॉइंट बताना चाहूंगा, लिख लीजिए इस बात को। अगर कहीं भी आपको किसी कार्बन पर लीविंग ग्रुप दिख रहा है, हिंदी में नोट कर लीजिए, अगर किसी भी सैचुरेटेड कार्बन पे आपको लीविंग ग्रुप दिख रहा है, और अगर लीविंग ग्रुप के बगल में दो तरफ एसिडिक हाइड्रोजन है, और आपके एक तरफ बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, किसी भी स्ट्रॉन्ग माइनस आर ग्रुप के कंजुगेशन की वजह से वो कार्बन स्टेबलाइज हो रहा है, मान लीजिए अगर ऐसा कोई हाइड्रोजन है, और उस पर कोई भी बेस दिया गया है, चाहे वीक बेस दिया गया है पोटेशियम कार्बोनेट, या बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है, कोई टर्सरी बुटॉक्साइड, या कोई बल्की बेस दिया गया है, एलडीए, एलआईएचएमडीएस, या कोई हिंडर्ड बेस दिया गया है आपका, जैसे डीबीयू, डीबीएन, कोई बेस दिया गया है, वहां सिर्फ एक ही रिएक्शन होगी, E1CB। इस बात को नोट कर लीजिए, तुरंत नोट कर लीजिए, इसको ध्यान रखिएगा। ओके परफेक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, सेकंड आंसर सही हो जाएगा इसका। चलिए, तो ये तो बढ़िया सवाल था, इसको भी मैंने करके दिखा दिया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन एक्सप्लेनेशन के कई बार सवाल पूछ सके हैं मेरे बेटा, कई बार आपको आ चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 86। 86 देखिए, 86 करने का तरीका देखिए जरा। 86 देखिए, ऑप्शन सारे नहीं दिख रहे होंगे आपको, सवाल दिख रहा होगा। अब सारे ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, सवाल भी दिख रहा होगा। सवाल में जो ये लिखा हुआ है वो इस तरह से लिखा हुआ है, देखिए इपॉक्साइड है ऐसे, वो ये ओबीएन है, इसके साथ ऐसे ऐसे ओबीएन लगा हुआ है। आपके पास ये कॉपर पे कार्बन लगे हुए हैं, और कॉपर पे कार्बन का मतलब आप समझते हैं गिलमान रिएजेंट होता है। एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहाँ पर यहाँ कार्बन पे माइनस है, और यहाँ कार्बन पे यहाँ पे माइनस है, और आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए मेरे बच्चों कि जहां पर एरोमेटिक रिंग पर माइनस चार्ज है, वहां बगल में सल्फर लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ इस सल्फर की वजह से ये माइनस चार्ज स्टेबलाइज होगा, लेकिन ये वाला बिल्कुल भी स्टेबलाइज नहीं होगा, हाईली डिस्टेबलाइज्ड होगा। इसका मतलब जो ये विनाइलिक कार्बन आयन है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। तो गिलमन रिएजेंट यहाँ पर किस फॉर्म में दिया गया है, यहाँ पे गिलमन रिएजेंट को दिया गया है अनसिमेट्रिकल फॉर्म में, और वहां पर वो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा शो करेगा जिसका कार्बन का माइनस चार्ज या जो माइनस चार्ज कैरेक्टर है वो स्टेबलाइज नहीं है। तो इसका मतलब इसमें अटैक ये विनाइल ग्रुप करेगा। तो देखिए कहीं पर भी विनाइल ग्रुप ने अटैक इस कार्बन पे करेगा, लेस एंडेड कार्बन पे, देखिए जैसे, तो अल्कोहल सेकेंडरी बनेगा, तो अल्कोहल सेकेंडरी बना और ये अटैक किया, तो पहले बात ये वाला कट गया जिसमें सल्फर जुड़ा है, और अटैक कहां करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, तो यहाँ देखिए प्राइमरी अल्कोहल बना रहा है, तो ये भी कट गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, चौथा। तो इस तरीके से डायरेक्ट अप्रोच के साथ एक कंसेप्ट के साथ आपको अटेम्प्ट करना है सवाल को। गिलमान रिएजेंट दिया गया है अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल गिलमान रिएजेंट में हम उसको अप्रोच में लाएंगे, उसका अटैक कराएंगे, उस कार्बन के न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो, जिसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा हो। ओके परफेक्ट, अब हम आगे आते हैं, अगला सवाल लेते हैं। बढ़िया सवाल था ये। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए कौन सा है हमारा, अगला सवाल है, बढ़िया सवाल। देखिए कहाँ है, ये रहा हमारा, ये रहा वो सवाल। सारे ऑप्शन भी विजिबल नहीं है। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 87 इधर देखिए, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 87। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक NH2 है, एक COH है, और उसको कन्वर्ट करा गया है। तो देखिए NH2 के साथ जोड़ा गया है pyridine को, COH के साथ जोड़ा गया है, COH के OH को हटा के पिपराडीन। साफ साफ समझ में आ रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को एसाइल क्लोराइड में भी चेंज किया गया है, तभी ये रिएक्शन कराया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, थोड़ा चेक करें। तो हमको 3 रिएजेंट दिए गए हैं, थायनिल क्लोराइड, 4-क्लोरोपिरिडीन और पिपराडीन। पिपराडीन न्यूक्लियोफाइल है, पिरिडीन भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन पिरिडीन को कहां जोड़ा गया है मेरे बच्चों, पिरिडीन को जोड़ा गया है देखिए N के साथ। तो इसका मतलब पिरिडीन न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं आ रहा है, पिरिडीन के ऊपर तो खुद ये NH2 अटैक कर रहा है। इसका मतलब पिरिडीन का खुद का नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा। तो देखो साफ साफ दिया भी है, 4-क्लोरोपिरिडीन दिया हुआ है।
और तुमको पता है कि 4-क्लोरोपिरिडीन में जो सेंटर है वो कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक है, क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से और नाइट्रोजन के भी माइनस साइन इफेक्ट की वजह से। और पिपराडीन जरूर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक, पिपराडीन क्या है, जरूर न्यूक्लियोफाइल है। तो एक बात समझो थोड़ा सा कि अगर तुमने पहले स्टेप में थायनिल क्लोराइड लगा दिया और तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड को बढ़िया लीविंग ग्रुप में चेंज कर दिया, तो उस पे अगर तुमने मान लो पिरिडीन या पिपराडीन लगाया तो फिर रिएक्शन कार्बोनाइल कार्बन पर हो जाएगा। और तुम देखो ध्यान से थोड़ा देखो, अगर मैं तुमको सही सही बताऊं इसमें सही से ऑप्शंस में क्या होना चाहिए, तो एक बात समझ में आ रहा है कि NH2 और CH को अगर मैं कंपेयर करूं, अगर मैं यहाँ पर देखूं NH2 और CH को, तो एक NH2 है, एक COH है, और साफ साफ समझ में आ रहा है कि NH2 का लोन पेयर कहीं जो है NH2 का जो है बेसिकली लोन पेयर कम डिलोकलाइज्ड है और ऑक्सीजन का लोन पेयर ज्यादा डिलोकलाइज्ड है, और साथ ही साथ NH का नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसका मतलब नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। इसका मतलब क्या करो, पहले यहाँ पर नाइट्रोजन का अटैक करा दो, उसके साथ जो करना तुम चाहते हो ये ऐसे, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल का यहाँ अटैक कराओ और एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू पहले उसको जोड़ दो, उसके बाद फिर OH को बढ़िया लीविंग ग्रुप में चेंज करके और फिर तुम रिएक्शन कराओ। तो यहाँ पर देखो क्या तुम्हें करना क्या है, तो तुम्हें साफ साफ समझ में आ रहा है कि तुम्हें पहले क्या लेना चाहिए, 4-क्लोरोपिरिडीन लेना चाहिए, फिर थायनिल क्लोराइड लगाना चाहिए, फिर पिपराडीन लेना चाहिए। इसमें सही ऑप्शन देखो क्या मिल रहा है कि पहले सेकंड ले लो, फिर फर्स्ट ले लो, फिर थर्ड। तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, दैट इज द थर्ड ऑप्शन, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो इसका मतलब पहले क्या करो, जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है उसका इस्तेमाल करके पहले उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब फिर उसके बाद फिर थायनिल क्लोराइड को यूज करके OH को बढ़िया लीविंग ग्रुप में चेंज कर लो और फिर पायरोल लगा दो, पिपराडीन लगा दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा लो कार्बोनाइल कार्बन पे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही C डबल बॉन्ड ऊपर OH हटा के आप Cl लगाओगे उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी बढ़ जाएगी एंड लीविंग टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी, देन यू कैन गेट द you can get the answer, easily आप आंसर निकाल सकते हो बेटा। एक चीज ध्यान रखना, मैं बार बार बताता हूँ, इस तरह से जो एरो होता है जिसमें एक एरो लगा करके उसके आगे फिर एक एरो ऐसे और लगा देते हैं, उसका मतलब होता है मल्टी स्टेप प्रोसेस, मल्टी स्टेप रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर मेरे बच्चों, ये मतलब होता है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है मेरे बच्चों, आसान सवाल है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि रोडियम से क्या होगा। रोडियम एक बहुत खास रिएजेंट है, अगर किसी भी कार्बीन के ऊपर रोडियम या कॉपर या सिल्वर का कैटलिस्ट लगाते हैं तो वो कार्बीन जनरेट करता है। और ध्यान रखिएगा वो हमेशा क्या करता है मेरे बच्चों, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएजेंट देता है अगर वो कीटोन के बगल में। इसको आप नोट कर लीजिए, कहीं पर ये बात नोट कर लीजिए, मैं आपको लिखा देता हूँ कि कहीं पर अगर मान लीजिए आपने क्या लिया है, अगर आपने कहीं पर क्या लिया है मेरे बच्चों, कहीं पर अगर आपने किसी कीटोन के बगल में कार्बीन बनाया है और कार्बीन बना करके आप उसको रोडियम कैटलिस्ट से ट्रीट कर रहे हैं, तो वहां पर जो रीअरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, एंड दैट इज वेरी स्पेशल। आपको करना वरना नहीं है, सिर्फ इसको नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है आपसे। मैकेनिज्म नहीं करना, इतना समय हमारे पास नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 89। ये सवाल भी देखिए आपको बड़ा खूबसूरत सवाल है, आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर में, कई बार ऐसा पेपर में पूछा गया है, एक बार 2019 में भी आया था, ठीक, अभी जो लेटेस्ट आया था। ये इस तरीके का कभी भी कोई रिंग हो जिसमें एक 6 के ऊपर एक और 6 बना रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं बोल क्या रहा हूं। अगर कहीं पर कोई 6 मेंबर्ड रिंग हो और उसके ऊपर एक और 6 मेंबर्ड रिंग बना रहा हो, तो उसमें हमेशा जो नेम रिएक्शन होता है वो होता है रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन। और रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन में पहले माइकल एडिशन होता है और फिर उसमें क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल होता है या एल्डोल कंडेंसेशन होता है। इसको ध्यान रखना, नोट कर लो इस बात को, 6 के ऊपर 6 बन रहा है, 6 था कीटोन के साथ, उस पर एक और 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, तो उसमें रॉबिन्सन के बारे में सोचना। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास साफ साफ समझ में आ रहा है कि माइकल एडिसन के बाद एल्डोल केवल एक ही में हो रहा है, माइकल एडिसन के बाद एल्डोल कहाँ हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। देखो रॉबिन्सन एनिलेशन डीहाइड्रोजनेशन, तो पहले इसमें क्या माइकल एडिसन करा रहे, तो पहले स्टेप रॉबिन्सन को एक स्टेप का रिएक्शन नहीं होता, रॉबिन्सन हमेशा 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। तो पहले माइकल देन एल्डोल, तो माइकल देन एल्डोल एक ही में हो रहा है ये, और सारे करके देखो ऐसे किया करो, दिस इज द करेक्ट मेथोडोलॉजी कि अगर तुमको पता है चीजें तो निकालो आंसर, सोचना नहीं है। तुम्हें आंसर पता है तुरंत निकालो कि ये इसका सही आंसर है, टिक करवा के भर जाओ तुरंत। जितना मैकेनिज्म करोगे, जितना सोचोगे, उतना गलत होने का चांस रहेगा, ठीक। चलो तो ये हो गया हमारा सवाल, ये भी सवाल हमने तुमको बता दिया, हमको मैकेनिज्म करके नहीं देखना, हमने आपको बता दिया, डू मैकेनिज्म बाय योरसेल्फ, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है, पढ़ा है आपने इसको। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल है
हमारा बस खत्म ही होने वाला है ना, एंड पे आ गए हैं, 90 नंबर सवाल तक पहुंच गए हैं। ये सवाल है 2+2 साइक्लो एडिशन है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सब में 2+2 साइक्लो एडिशन ही है, 2+2 साइक्लो एडिशन ही है, ठीक। और उसके बाद फिर इसका ब्रेकेज है, किसका, रिंग का। रिंग का ब्रेकेज क्या है, थोड़ा देखिए इस तरह से, ये हमारा जो रिंग है ये इस तरीके से यहाँ आकर के ये इस तरीके से इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग टाइप की कह सकते हैं इसको, ठीक। या कह सकते हैं कि इट्स अ हाइड्रोलिसिस, इट्स अ हाइड्रोलिसिस। तो इसको कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। 2+2 साइक्लोएडिशन करा लीजिएगा, जैसा अभी आपने देखा यहाँ पर। और अप्रोच कैसा कराना है आपको, हेड टू हेड अप्रोच कराना है। कैसा कराना है, हेड टू हेड अप्रोच कराना है। हेड टू हेड अप्रोच नहीं पढ़ा है आपने तो पढ़ लीजिएगा। हेड टू हेड अप्रोच का मतलब होता है जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेते हैं तो हेड टू हेड अप्रोच होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेते हैं तो हेड टू टेल अप्रोच होता है। तो उसको आप लगा लीजिएगा एंड देन उसके बाद आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा दीजिएगा। या अगर आपने नहीं पढ़ा है बेटा तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिए अगर आपने ये कंसेप्ट 2+2 साइक्लोएडिशन का पढ़ा है तभी करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, ठीक। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमें हर एक सवाल आना चाहिए, हम बस प्रैक्टिस करके जाते हैं। हम वहां पर 20 सवालों में से अगर हमने सही ढंग से 12, 13, 14 सवाल भी कर लिए और फिर हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से कुछ इनऑर्गेनिक फिजिकल से कुछ सवाल कर लिए, बस हमारा 25 बैलेंस हो गया। और बैलेंस करके करना है, ये सारा एक ही जगह से करेंगे तो गलत होने का चांस बढ़ जाता है वहां पर। गॉट इट, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल देखिएगा, ये सवाल तो देखते ही आप लोग उड़ा देंगे, इस तरह के सवालों का भी मत छोड़िएगा। देखिए कितना प्यारा सवाल है। पाइपिरिडीन पर NO2 लगा रहा है, आपको साफ साफ पता है कि पिरिडीन जो है वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करता है, तो उसका रेट बढ़ाने के लिए पहले क्या किया गया है, पिरिडीन को पिरिडीन एनॉक्साइड में चेंज किया गया है, और पिरिडीन एनॉक्साइड को फिर उसके बाद NO2 से जोड़ा गया है, यानी कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया गया है। लेकिन पिरिडीन एनॉक्साइड में क्या होता है मेरे बच्चों, जो O- होता है ये इसके आर्थो यानी सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट करता है। तो एक तो क्या करता है, इसका रेट बढ़ा देता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया तो स्ट्रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो यानी आपका जो रिएक्शन होगा उसमें NO2 आएगा, फोर्थ पोजीशन पर आएगा। ये साफ साफ समझ में आ रहा है, Cl तो आना ही नहीं है तो ये कट गया और थर्ड पे आएगा नहीं। तो इस तरीके से आप करिए। ये एक तरीका क्या होता है कि अगर पिरिडीन से आपको एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो पहले पिरिडीन को पर एसिड रिएजेंट से ट्रीट करके, चाहे वो MCPBA हो, चाहे वो पैरासिटिक एसिड हो, चाहे वो H2O2 हो, उसको पहले चेंज कर लीजिए पेरोक्साइड में, पिरिडीन एनॉक्साइड में, और फिर उसके जो है सेकंड और फोर्थ नंबर पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, फिर आप वहां क्या करा दीजिए, जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दीजिए, जो भी आप इलेक्ट्रोफाइल लेके जोड़ना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, आसान सवाल था। अब हम आते हैं अगले सवाल पे, अपने अगले सवाल पे आते हैं। अब है हमारा सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर है हमारा 94 आ गया, 94 नंबर सवाल पर आ गए हैं। देखिए सवाल थोड़ा देखिए, 94 नंबर सवाल देखिए। एक ये सवाल देखिए, MuH ले रहे हो H+ के साथ, किस को प्रभावित करेगा, जो OH के प्रोटोनेशन के बाद स्टेबलाइज्ड कार्बोटाइल बने, यानी यहां पर होगा रिएक्शन, तो ये OMe में चेंज हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा इसमें, ये OMe में चेंज हो जाएगा। फिर TBDMSCl लोगे 1 इक्विवेलेंट, तो जो दोनों अल्कोहल है प्राइमरी और सेकेंडरी, उसमें से जो लेस हिंडेड अल्कोहल है, मोर एसिडिक अल्कोहल है, वहां पर OTBDMS लग जाएगा। तो देखो यहाँ पर कहां पर लेस हिंडेड पर OTBDMS लगाया है, तो लेस हिंडेड पर देखो यहाँ नहीं लगाया तो कट गया, यहाँ पर भी नहीं लगाया तो ये भी कट गया, 2 बचे। और 2 में साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन करके PDC से इसको कीटोन में चेंज नहीं किया गया है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी कट गया, उसका ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन सही हो गया। देखो करना कैसे, मेरी बात दोबारा सुनो, ये जो TBDMS है ये दोनों अल्कोहल में से उस अल्कोहल पे लगेगा जो लेस हिंडेड है, तो यहाँ मोर हिंडेड पे लगाया कट गया, यहाँ पर भी गलत OH पे लगाया तो ये भी कट गया। देखो ये इसके नीचे वाला ऑप्शन देख लो, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला ऑप्शन की मैं बात कर रहा था, ये बात कर रहा था इस ऑप्शन की, सबसे नीचे वाला ऑप्शन की। यहाँ पर OTBD में तो वो गलत जगह पे लगाया हुआ है, सेकेंडरी कार्बन पे लगाया, सेकेंडरी OH पे, और यहाँ पर भी OTBD में गलत जगह पे लगाया वाला भी, तो ये भी कट गया। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो ऑप्शंस में से अगर हमने देखा तो हमारे ऑप्शंस कौन से बिल्कुल कट गए, एक तो ये चौथा वाला कट गया, एक ये वाला कट गया, ये दोनों कट गए बिल्कुल। कट गए का मतलब ये दोनों गलत है, हो ही नहीं सकते, इन दोनों ऑप्शंस में हो सकता है, लेकिन PDC दिया तो PDC क्या करेगा, जो बचे हुए अल्कोहल को फिर डबल बॉन्ड में चेंज करेगा, क्योंकि एक अल्कोहल बच जाएगा ना, तो यानी कि ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन कट गया। तो इस तरीके से अगर करोगे, अगर तुम्हें रिएजेंट की जानकारी, मेरी बात सुनो थोड़ा ध्यान से, अगर तुम कहीं पेपर में सवाल कर रहे हो
इस बात को ध्यान रखना बच्चों। अगर आपको रिएजेंट की जानकारी है और रिएजेंट के अप्रोच से आपको समझ में आ रहा है, चूंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो ये पक्की बात है कि आपने जो सवालों की प्रैक्टिस करी है वो बिल्कुल वैसे ही करी है जैसे मैंने आपको पढ़ाया है। एक अप्रोच है, एक तरीका है, एक मेथोडोलॉजी, एक मेरा सिस्टम है, एक मेरा वे है, जो मेरा ही वे है, मतलब मैं ही बताता हूँ, मेरा ही तरीका है। वैसा ही लोग अगर करोगे तो तभी कर सकते हो जब मेरे से पढ़े हो आप, नहीं तो नहीं आप उसको अप्रोच कर पाओगे। तो आपने पूरी वीडियोस पढ़ी मेरी, तो आपको बिल्कुल वैसे अप्रोच लगाना आ गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको पेपर में जब कभी सवाल देखना है तो सबसे पहले वहां पर रिएजेंट्स पहचानने हैं, और जो अगर आपको आती है चीजें तो सीधा सीधा मारना है, दिमाग आपको नहीं लगाना वहां पे। मैकेनिज्म पढ़ा है आपने, सब कुछ पढ़ा है आपने, लेकिन आपको तरीके से अप्रोच करना है ताकि सवाल गलत होने का चांस भी कम हो जाए और उसमें समय भी कम लगे करने में। ठीक, ओके परफेक्ट। तो ये रहा हमारा। अब हमारा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं कि ये पेप्टाइड का सवाल है, इसको अभी छोड़ो। ये बता तो मैं इसको भी सकता हूँ, लेकिन अभी छोड़ो इसको। ये सवाल देखो, ऐसा मैंने अभी आपको एक पहले भी डिस्कस किया था। अभी शायद कोई सवाल था, उसमें एक सवाल था, वो सवाल था आपका शार्पलेस का आया था। मैंने आपको याद होगा, मैंने बोला था कि इस तरीके का सवाल आता है। तो देखो यहाँ पर इसको किससे कनेक्ट करके पूछा गया है, इसको कनेक्ट करके पूछा गया है पीटरसन ओलिफिनेशन से, पीटरसन रिएक्शन से। कि अगर किसी भी SI3 के बगल में OH है और उसको तुमने एसिड बेस के साथ ट्रीट किया है तो उसको आप क्या कहते हो, पीटरसन ओलिफिनेशन बोलते हो। तो यहाँ एंटी एलिमिनेशन होगा क्योंकि दोनों ही एंटी हैं और एसिड के साथ दिया गया है। आपको पता है एसिड के साथ पीटरसन एलिमिनेशन क्या होता है, एंटी होता है, बेस के साथ सिन होता है, पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ ई एल्कीन बनेगा, जेड बनेगा नहीं। तो 2 ई के ऑप्शन हो गए और उसके बाद डैट लगा देना। तो डैट से क्या होगा, TBF पहले इसमें क्या आ जाएगा, OH विशेष हो जाएगा। और इसको तुम जो है डैट लगाओगे तो तुम्हें बस वही शार्पलेस एसिमेट्रिक ऑक्सीडेशन लगाना है कि जो है वो डबल बॉन्ड जो है वर्टिकल रखने पे लेफ्ट में आ रहा है कि राइट में आ रहा है। पढ़ा होगा तो कर पाओगे, नहीं पढ़ा होगा शार्पलेस तो नहीं कर पाओगे। तो ये शार्पलेस ऑक्सीडेशन है इसके आगे। तो आप उस तरह से करके इसका आंसर निकाल लेना। तो ये 96 में पहले पीटरसन ओलिफिनेशन है एंड देन शार्पलेस एसिमेट्रिक ऑक्सीडेशन है। ठीक बच्चों, परफेक्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के बाद 97 नंबर पे। कहाँ है हमारा 97 नंबर पे, ये सवाल 97 आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा 97 नंबर सवाल। 97 नंबर सवाल रहा। इसमें क्या है बच्चों, इसमें साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि LDA लिया है। तो LDA क्या करेगा भाई, सीधी सीधी बात है, LDA यहाँ से लिथियम लगा देगा भाई। क्या करेगा, इसके बगल में भी यार लगा देगा। देखो ऐसे, देखो साफ साफ क्या समझ में आ रहा है कि इसको ऐसे लगा लो पहले। LDA क्या करेगा, LDA यहाँ से जो प्रोटॉन है उसको हटा के लाई लगा देगा और फिर इसको आप ट्रीट करोगे तो पहले बेंजाइन बन जाएगा। क्या बन गया, OMe बेंजाइन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये बेंजाइन है एक्चुअली, क्या है यहाँ पर, बेंजाइन है, बेंजाइन का फॉर्मेशन है इसमें। तो बेंजाइन बना लो इसमें। फिर तुम्हें पता है भी क्या करना है इसके आगे भाई, कार्बन आयन दिया गया है तो यहाँ पे अटैक कराओगे। तो भाई OMe का इफेक्ट कौन सा लगाना, माइनस आई। बेंजाइन में OMe का कैसा इफेक्ट लगाते हैं, माइनस आई। क्योंकि यहाँ पर OMe का लोन पेयर बेंजीन रिंग के अंदर के डबल बॉन्ड के तो साथ कंजुगेशन में होता है, जो बाहर वाला पाई बॉन्ड होता है उसके साथ कंजुगेशन में नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधा सीधा क्या लगाना है, OMe का माइनस आई इफेक्ट लगाना है। इसका मतलब इसका आंसर देखो साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर हो सकता है ये, देखो इसका आंसर हो सकता है ये पहला और दूसरा, ये कट गया। और फिर ये समझ में तुमको आ रहा है कि आगे क्या होगा, आगे तो समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है आगे। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि जब तुम ये बना लोगे, थोड़ा मैं आपको बना के दिखाता भी हूँ। OMe माइनस COOMe, तो भाई ये यहाँ अटैक करेगा, इस बॉन्ड को यहाँ तोड़ के वापस ला के यहाँ तोड़ देगा, क्योंकि यहाँ कार्बन आयन क्या हो रहा है, स्टेबलाइज बन रहा है। तो यानी COMe क्या हो जाएगा, इसके साथ डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो द फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट। तो ये देखिए करना क्या है आपको, वो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो चीजें जैसे पढ़ी हुई हैं आपने उसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए। सवाल में कुछ भी पूछ सकता है आपसे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको सही ढंग से अप्रोच करना आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो उसमें बेंजाइन बनेगा, फिर अटैक होगा, फिर कार्बन आयन जो बन रहा है उसका अटैक करके COV पे। ये इसलिए ऐसा टूट रहा है CC बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला कार्बन आयन स्टेबलाइज हो रहा है। इस तरीके का डीकार्बोक्सिलेशन समझिए इसको, कि यहाँ से CO2 निकल के इस कार्बन पर आ गया है, ये एक तरीके से समझिए। अच्छा रिएक्शन के फॉर्म में आप उसको लिंक करके कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब हमारा अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा कौन सा है, अगला सवाल हमारा बस आई थिंक
जो 98 नंबर सवाल है वो थोड़ा देखिए। क्वेश्चन नंबर 98 लीजिए अब। कितने सवाल अब और बचे? 98 है। अब हमारे इसमें टोटल है, बिल्कुल इसमें 100 सवाल है टोटल। 98 पे हम पहुंच गए हैं। 98 है, 99 है और 100 है। अब हमारे 3 सवाल बस बचे हैं। उन तीनों सवाल को हम कर लेते हैं तो हमारा पार्ट सी खत्म हो जाएगा। तो हम कर ही लेते हैं, ठीक, पूरा कर लेते हैं उसको। 98 98 देखो, 98 बिल्कुल। 98 नंबर सवाल देखो, सही इंटरमीडिएट पूछ रहा है। वैसे यहाँ हिंदी नहीं, हिंदी में आ रहा होगा एक्चुअली। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ। अब सही से दिख रहा होगा। नीचे पढ़ लो इसका। ये सही है, द करेक्ट इंटरमीडिएट विच लीड्स टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। एक्चुअली क्या है, ये इस तरीके से दिया गया है। ब्रोकन मीन, यहाँ NH2 है तो तुम जब NO2HBr लोगे तो पहले इसका डायरेक्टाइजेशन होगा, N2+ में चेंज हो जाएगा और फिर ये OH में चेंज हो गया। होता क्या है कि यहाँ पर जो ये लीविंग ग्रुप है इसका हट करके यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आना है, लेकिन यहाँ अंदर OH जुड़ा हुआ है जो इसको NGP दे रहा है। तो इसकी NGP इंटरमीडिएट जो बनेगा वो बनेगा, देखो सॉलिड था तो ब्रोकन बनेगा। तो ये देखो इसका सही NGP इंटरमीडिएट है इसका। ये इसका सही NGP इंटरमीडिएट है क्योंकि इसमें अंदर OH है। वो क्या करेगा, अटैक करके इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 के थ्रू एक इंटरमीडिएट जनरेट करेगा। ये अल्फा लैक्टोन, 3 मेंबर लैक्टोन जो स्टेबल नहीं है। तो बस क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल फिर Br यहाँ ऐसे अटैक करके इसको ओपन कर देगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा। प्रोडक्ट तो बनाया हुआ है, पूछ रहा है इंटरमीडिएट क्या होगा। तो एनजीपी का कॉन्सेप्ट है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट है। बड़ा अच्छा है, पूछा जाता है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। दिस द क्वेश्चन ऑफ एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। 98 के बाद 98 करते हैं। ये तो भाई देखिए बिल्कुल पेरिसाइक्लिक का सवाल है, आसान सवाल है, इसमें मैं क्या ही बताऊं आपको। ये आप जानते होंगे। पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग है, रिंग क्लोजर है। तो रिंग क्लोजर करा लीजिएगा, ऐसे होगा रिंग क्लोजर, डिसरोटेटरी होगा। उसके बाद सोडियम ऑस्मियम टेट्रासाइड का डाइवल बनेगा। तो देखो ये छोटी रिंग है, छोटी रिंग में ध्यान रखना कि जो छोटी रिंग्स होती हैं तो जो जंक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसी स्टीरियोकेमिस्ट्री से दोनों में आएंगे। तो यानी ये दोनों में से ही कोई ऑप्शन होगा। बाकी डिसरोटेटरी और ये 4n+2 ही है, तो 4n+2 डिसरोटेटरी हो गए। तो सेकंड आंसर इसका सही हो गया। ये थोड़ा दिमाग में मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। 5 5 5 5 6 5 4 4 4 या 3 3 ऐसी कोई भी छोटी जंक्शन वाली फ्यूज रिंग होंगी, उनमें जो जंक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी हमेशा वहीं से रिएक्शन होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बड़ी कॉमन बात है, सिस्टमेटिक बात है और इंपॉर्टेंट बात है। इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही करना है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 100। आखिरी सवाल है हमारा पार्ट सी का। इसके बाद दिसंबर 2017 का सारा पार्ट समाप्त हो जाएगा। सारे पार्ट सी के सवाल सारे समाप्त हो जाएंगे। अच्छा सवाल है, हाइड्रोबोरेशन है। हाइड्रोबोरेशन किसमें होगा, यहाँ पर मार्कोनी-काफ के नियम से होगा। कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। मार्कोनी-काफ का नियम क्या कहता है? मार्कोनी-काफ का नियम कहता है कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबलाइज होगा इस वाले कार्बन पे, यहाँ पे माइनस ज्यादा स्टेबलाइज होगा। और बोरान और H में देखा जाए तो बोरान इधर होगा, H इधर होगा। O ये कैटिकॉल बोरान हाइड्राइड लिया गया है। ये तो देखिए ऐसे जुड़ेगा, ये ऐसे और ये ऐसे, इस तरीके से। और आप पहले जोड़ लेंगे और फिर इसके हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये दोनों पार्ट टूट करके यहाँ पर OH आ जाएगा। तो ये इस तरीके का ऑप्शन कोई क्रिएट होगा, ये कट जाएगा इसमें। इन दोनों में से कोई सही ऑप्शन होगा। और ये आगे फिर क्या लगाया गया है, सुजुकी कपलिंग लगाई गई। इसका मतलब जेड है तो जेड ही रहेगा। सुजुकी कपलिंग में क्या होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन रहती है, जो है वही रहेगी। इसका मतलब ये पहले तो जेड था तो बाद में भी जेड ही रहेगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट इसका गलत हो गया। तो इस तरीके के सवाल, मेरे बात सुनिएगा थोड़ा सा, इस तरीके के सवाल जिसमें हाइड्रोबोरेशन करके सुजुकी कपलिंग कराया गया है, ऐसे सवाल पेपर में कई बार पूछे गए हैं, कई बार आए हैं। पहले बहुत पूछे जाते थे ये सवाल, दिसंबर 2011, दिसंबर 2012, दिसंबर 2013 बहुत पूछे जाते हैं सवाल। तो ऐसे सवालों की प्रैक्टिस भी थोड़ा सा क्या है, थोड़ा कर लीजिए कि जहां पर किसी तरीके का कोई प्रोडक्ट बनाया हो और उससे फिर आगे कोई कपलिंग रिएक्शन कराया गया हो। सो दैट इज योर दिसंबर 2017 का पार्ट सी का कंप्लीट डिस्कशन मेरे बच्चों। अब हम पार्ट डी के डिस्कशन पे आएंगे। उसके बाद हमारा ये दिसंबर 2017 खत्म हो जाएगा। फिर दिसंबर 2017 के बाद जून 2017 आएगा, फिर 2016 देख लेंगे। और इसके बाद हम सारे पेपर हम जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। हमको कोई समय नहीं लगाना है, बस हमको अब तैयारी करनी है अपनी। हमारा एग्जाम बहुत करीब है, कॉन्फिडेंस रखना है, थोड़ा सा इंप्रोवाइज करना है अपनी नॉलेज को, बिल्कुल घबराना नहीं किसी भी तरीके से। नए सवालों की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी है, जो पढ़ा है उसका रिविजन करना है। ठीक है, सो होप क्लियर हो गया होगा आपको।
तो ये मैंने पूरा बता दिया, तो नाउ आई एम जस्ट टर्न ऑफ द रिकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।